हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 जुडिशरी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी कि चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, यानी जो हमारी ये अदालतें होती हैं, इनका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं क्या क्या। एक तो ये कि जो लॉ है वो बने रहे, यानी कि लॉ कायम रहे, और इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जनता के, आम लोगों के, वो भी बने रहे। ठीक है, तो ये किसके मेन फंक्शंस है? जुडिशरी के। उसके बाद आगे, वाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी कि अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये बने रहे। तो जुडिशरी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि जनता के फंडामेंटल राइट्स बने रहे और जो लॉ है वो कायम रहे। तो इसके लिए, ताकि ये राइट्स बने रहे, ये लॉ बने रहे, इसके लिए एक आज़ाद जुडिशरी सिस्टम का, एक स्वतंत्र जुडिशरी सिस्टम का होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी और वो किसी भी तरह के दबाव में अगर काम करती है तो ये हमारे देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। फिर तो जिसके भी दबाव में जुडिशरी सिस्टम होगा वो फिर लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी कुचल सकता है और किसी भी लॉ को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, तभी वो इन फंक्शंस को लागू कर सकती है, इनको चला सकती है। तो इसके आंसर में यही चीज़ें हम लिखने जा रहे हैं। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम का होना ज़रूरी है टू कैरी द फंक्शन ऑफ अपहोल्डिंग द लॉ, ताकि लॉ बने रहे, कानून कायम रहे, एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और जो व्यक्तियों, सभी लोगों के, जनता के जो फंडामेंटल राइट्स है वो बने रहे, सो दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड। यानी कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसे कि कोई धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी वजह से अगर आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है और अगर आपका जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ये राइट है कि आप ऐसा होने की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो हमें न्याय दिलाया जाए। इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है री रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। यानी कि चैप्टर 1 में जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो आपको रीड करने हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स थे। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अब हमें यह भी बताना है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और जुडिशियल रिव्यू ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसके आंसर को देखते हैं। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन बोथ केसेस, यानी कि चाहे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहिए या जुडिशियल रिव्यू कहिए, दोनों ही केसेस में क्या होता है, जुडिशरी हैज द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स और करेक्शंस इन द लॉज इफ इट बिलीव्स दैट दे आर इन वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इन दोनों में ही क्या होता है, अगर जुडिशरी को, यानी न्यायपालिका को, अदालतों को अगर ये लगता है कि किसी भी तरह से अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, नागरिकों के जो बेसिक अधिकार है अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है, तो इस तरह के कानूनों को अमेंड किया जा सकता है, इनमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है, यानी इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, इनको खत्म भी किया जा सकता है। देखिए अब हुआ क्या कि मान लीजिए कि कभी भी किसी सिचुएशन में अदालत को लगता है कि नागरिकों के जो बेसिक अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है, उनका वायलेशन किया जा रहा है, तो वो उन लॉज को खत्म भी कर सकती है और उन लॉज में चेंजेस भी ला सकती है। अब चाहे आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहिए, इसमें भी सेम काम होगा, और अगर आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं तो इसमें भी सेम काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। जुडिशरी एक्ट एज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, हमारी अदालतें हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है। यानी कि ध्यान रखती है इस बात का कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही से बना रहे और इसमें कोई गलत तरीके से इसका इस्तेमाल ना कर पाए, और अगर कोई लॉ गलत बना है तो उसको ये चेंज करने का या इसको हटाने का अधिकार भी जुडिशरी के पास होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन फिल इन ईच ईयर विद द जजमेंट्स गिवन बाय द वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस। यानी कि सुधा गोयल केस जो कि इस चैप्टर में दिया गया है, सुधा गोयल के केस में जो तीनों जो ये अदालतें थी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने क्या जजमेंट दी थी ये हमें बताना है। चेक योर रिस्पॉन्सेज विद अदर्स इन द क्लास। फिर अपने रिस्पॉन्सेज को आप क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ चेक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, जो सुधा गोयल का जो ये इंसिडेंस था, सुधा गोयल केस, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तीनों कोर्ट्स ने क्या क्या डिसीजन दिए थे, क्या क्या जजमेंट दी थी, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जजमेंट्स गिवन बाय वेरियस कोर्ट्स इन द सुधा गोयल केस आर। फर्स्ट, लोअर कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी? लक्ष्मण यानी कि जो सुधा गोयल का हस्बैंड था, हिज मदर शकुंतला, उसकी जो सास थी यानी कि लक्ष्मण की मदर, एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, जिसका नाम सुभाष चंद्र था, ऑल द 3 वर सेंटेंस टू डेथ। यानी कि लोअर कोर्ट ने कहा कि लक्ष्मण, उसकी माँ और उसका जो भाई है सुभाष चंद्र, इन तीनों को डेथ सेंटेंस दिया गया था। ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो वहां पर क्या हुआ? हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी? लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड। यानी कि हाई कोर्ट ने इन तीनों को बरी कर दिया, आजाद कर दिया। उसके बाद जब यह केस सुप्रीम कोर्ट गया तब क्या हुआ? लक्ष्मण एंड शकुंतला वर सेंट टू प्रिजन फॉर लाइफ। यानी कि सुधा गोयल का जो हस्बैंड था लक्ष्मण और उसकी जो सास थी यानी शकुंतला, इन दोनों को तो आजीवन कारावास की सजा मिली, और उस जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष, was acquitted due to lack of evidences against him। लेकिन सबूतों के अभाव में, यानी उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से जो सुभाष था उसको अदालत ने आज़ाद कर दिया था, बरी कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग तरीके की जजमेंट्स भी हो सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड टिक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। यानी कि आपको सुधा गोयल केस को अपने दिमाग में रखना है, और जो सेंटेंस सही है उनको तो आपने करेक्ट कहना है, और जो सेंटेंस गलत है उनको आपने ठीक करना है। तो देखिए, सुधा गोयल का जो केस था वो पहले भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि सुधा गोयल जो थी उसको जलाकर मार दिया गया था डाउरी के लिए, यानी दहेज के लिए। तो उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये डिसीजन दिया था, ये वर्डिक्ट दिया था, ये जजमेंट दिया था कि सुधा गोयल का जो हस्बैंड है, उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है, तीनों को डेथ सेंटेंस दी थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सुधा गोयल का जो हस्बैंड था उसको और उसकी सास को, मदर इन लॉ को, दोनों को ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, यानी कि उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन जो भाई था लक्ष्मण का, यानी कि सुधा का जो ब्रदर इन लॉ था, उसको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिहा कर दिया गया था। तो इसी को हमें दिमाग में रखना है। तो ए पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of the trial court। यानी कि जो आरोपी थे, सुधा गोयल का हस्बैंड, उसकी सास और उसका जो देवर था, वो इसलिए हाई कोर्ट गए क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहले ट्रायल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इन तीनों को डेथ सेंटेंस दिया, मौत की सजा हुई, इसीलिए वो हाई कोर्ट गए थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे करेक्ट। उसके बाद बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है? दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। यानी कि ये स्टेटमेंट तो ये कह रही है कि वो हाई कोर्ट तब गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहां हम लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद हम करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे कि होना क्या चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस ये होना चाहिए, दे वेंट टू द हाई कोर्ट आफ्टर द ट्रायल कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। यानी जब ट्रायल कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया उसके बाद वे हाई कोर्ट की तरफ गए, यानी फिर वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स थी। अब सी पार्ट में क्या दिया गया? इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, यानी कि अगर इनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही नहीं लगता, द अक्यूज्ड कैन गो बैक अगेन टू द ट्रायल कोर्ट। तो ये जो अक्यूज्ड है, जिन पर आरोप लगा है कि ये वापस ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो कोई भी वापस ट्रायल कोर्ट नहीं जा सकता। तो यहां हम लिखेंगे फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? दे हैव टू एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, यानी इनको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो इनका निर्णय है, वर्डिक्ट है, उसको मानना होगा, सिंस इट इज द हाईएस्ट कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है।
द एक्यूजेस कैन नॉट गो बैक टू द ट्रायल कोर्ट। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद फिर ये एक्यूज वापस ट्रायल कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL इन द 1980s इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। यानी कि 1980s में ये जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो फैसिलिटी लाई गई, इससे ये कैसे ये पक्का हुआ कि हाँ अब सभी लोग अपने जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं, उनके लिए जस्टिस पाना आसान हो गया। तो पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1980 से पहले अपने केस को फाइल करना, किसी के खिलाफ आरोप लगाना, ये सब बड़ा महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन 1980s में ये PIL की फैसिलिटी लेकर लाई गई, जिसमें कि ये हुआ कि अब कोई भी आम आदमी जिसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है, पावर नहीं भी है, अगर उसके राइट्स का, उसके अधिकारों का अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, तो वो बड़ी आसानी से अपनी ये जो रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ या अपनी जो ये प्रॉब्लम हुई है उसके साथ, उसको बड़ी आसानी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल करा सकता है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन टाइप देकर के मेरे साथ ये हुआ है, और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेते थे। यानी इसके बाद ये स्टार्ट हो गया था PIL आने के बाद। तो अब इसको जरा हम पढ़ते हैं। The introduction of public interest litigation in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all। यानी PIL आने के बाद ये सबके लिए न्याय पाना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो गया था, because it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। यानी कि अगर किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति एक एप्लीकेशन या लेटर लिखकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जमा करा सकता है। वो व्यक्ति खुद भी जमा करा सकता है, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी को कह सकता है कि मेरे लिए आप ये लिख दीजिए, और वो एप्लीकेशन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वो इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान कर दिया गया था आम लोगों के लिए। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। ये प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया। एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। तो अगर कोई व्यक्ति एक लेटर या टेलीग्राम भी भेज देता था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो उसको भी एक PIL की तरह ही कंसीडर किया जाता था, और उसके बाद उस पर उचित कार्यवाही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जाती थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो S है, इसको आप कैपिटल में लिखिएगा, ये स्मॉल लिखा हुआ है। जैसे हाई कोर्ट का H यहाँ कैपिटल है, सुप्रीम कोर्ट के S को भी कैपिटल में लिखिएगा। और उसके अलावा ये जो कोर्ट का C है, इसको भी कैपिटल में लिखिएगा। यहाँ पर S कैपिटल, यहाँ पे C कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन द ओल्गा टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। यानी कि चैप्टर में जो ओल्गा टेरिस और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस आपको दिया गया है, उसको आपने पढ़ना है। नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स what the judges meant when they said that the right to livelihood was part of the right to life। तो इस केस में जजेस ने जो ये जजमेंट दिया है कि राइट टू लाइवलीहुड एक पार्ट है राइट टू लाइफ का, तो ये कैसे है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, और राइट टू लाइवलीहुड मतलब ये जो जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड जो होता है, जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं, वो भी एक पार्ट ही है राइट टू लाइफ के बिना। इनके बिना यानी राइट टू लाइवलीहुड अगर नहीं होगा, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आप जिएंगे कैसे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसका पार्ट होता है, तो इसको अपने शब्दों में बताना है। द राइट टू लाइवलीहुड इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग। यानी कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो पार्ट है राइट टू लाइफ का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसके पास जीने के लिए साधन ना हो। इन द केस ऑफ ओल्गा टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द पीपल लिव इन स्लम। यानी कि ये जो केस था ओल्गा टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें उन लोगों के बारे में ये बात हो रही है जो कि स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। दे हैव स्मॉल जॉब्स इन द सिटी, छोटी मोटी वो जॉब करते थे सिटी में। एंड फॉर देम देयर इज नो वेयर एल्स टू लिव। और अपनी झुग्गी झोपड़ियों में जहां वो रहते थे, जो स्लम एरिया था, इसके अलावा वो कहीं और जाके रह भी नहीं सकते थे। दी एविक्शन ऑफ दियर स्लम, यानी कि फिर क्या हुआ कि इनके एविक्शन की बात हुई, इनके स्लम की, यानी कि इनकी झुग्गी झोपड़ियों को वहां से हटा दो जो इनके लिए घर थे। विल लीड टू द
डेप्रिवेशन ऑफ देयर लिवलीहुड। डेप्रिवेशन मतलब वंचित कर देना, आपसे छीन लेना। तो अगर ये इनकी झुग्गी झोपड़ी, इनके घर इनसे छीन लिए जाते तो इनके तो जीने के साधन ही इनसे छीन जाते। एंड कॉन्सिक्वेंटली और अल्टीमेटली क्या होता, टू द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ, फिर ये जी भी नहीं पाते। दस इट कैन बी सेड, तो अब ये कहा जा सकता है दैट राइट टू लाइफ मीन्स द नीड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिक हमारी जरूरतें होती है लाइवलीहुड की, वो भी आ जाती है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। फूड यानी कि खाना हो गया, शेल्टर जो घर हो गया, छत हो गया, और क्लॉथ यानी कि कपड़े। तो जो राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू लाइवलीहुड है, ये सीधे सीधे एक पार्ट है राइट टू लाइफ का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि ये जो थीम है कि अगर न्याय मिलने में देर होती है तो ये भी एक तरह से अन्याय ही है, तो इस पर हमें स्टोरी लिखनी है। तो ये स्टोरी हमने देखी कैसे लिखी है। मिस्टर शंकर, हमने एक एग्जांपल लिया, एक ऐसी काल्पनिक एक किरदार लिया, मिस्टर शंकर। मिस्टर शंकर वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। आफ्टर रिटायरमेंट ही केम बैक टू हिज फोर फादर्स हाउस। रिटायरमेंट के बाद वो अपने पुश्तैनी घर में आ गए। ठीक है, मतलब अपने पुश्तैनी घर के ये सोचकर आए कि अब मैं अपने इस घर में रहूंगा। ही रिक्वेस्टेड द टेनेंट टू वेकेट द हाउस। अब इनके उस घर में एक किराएदार रहता था, इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप इस घर को खाली कर दीजिए क्योंकि ये हमारा घर है। बट द टेनेंट डिड नॉट वेकेट द हाउस। अब जो किराएदार है उसने घर खाली करने से मना कर दिया, उसने खाली नहीं किया घर। टेनेंट चैलेंज्ड दैट इफ मिस्टर शंकर वांटेड टू हैव हिज हाउस वेकेटेड ही शुड मूव टू कोर्ट फॉर जस्टिस। टेनेंट ने उनको कहा कि अगर आप चाहते हो कि घर खाली करूं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा न्याय के लिए, मैं वैसे खाली नहीं करूंगा। ही वॉज कंपेल्ड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस। तो मिस्टर शंकर जो थे ये मजबूरी में अब खुद ये एक रेंट के हाउस में रहने लग गए, क्योंकि इनका घर तो किसी ने एक तरह से कब्जा कर रखा था, उस किराएदार ने, वो तो खाली नहीं कर रहा था। द ओनर लॉस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट द टेनेंट। ओनर यानी ये जो मिस्टर शंकर है, इन्होंने केस किया उस टेनेंट के खिलाफ, उस किराएदार के खिलाफ। आफ्टर फाइटिंग द केस फॉर 5 years, 5 साल तक केस चला। द ओनर वोन द केस। अब मिस्टर शंकर जो ओनर है ये केस जीत गए। द डिसीजन वॉज मेड इन हिज फेवर बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने मिस्टर शंकर के फेवर में डिसीजन दिया कि टेनेंट को अब घर खाली करना है। लेकिन टेनेंट ने देखिए फिर क्या किया। बट द टेनेंट अपील्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन एंड डेट आफ्टर डेट लिंगर ऑन द डिसीजन एंड इट टुक अनदर 10 years फॉर जस्टिस। अब इसके बाद जो टेनेंट था वो इसके बाद हाई कोर्ट चला गया, वहां पर डेट पे डेट आती रही और ये डिसीजन और ज्यादा लेट होता गया और 10 साल लग गए। 5 साल तो पहले ही लगे हुए थे ट्रायल कोर्ट में, जैसे यहाँ हमने लिखा कि 5 साल लग गए थे। यहाँ पर देखिए 5 साल तो ट्रायल कोर्ट में लगे, उसके बाद 10 साल और लगे आगे। फिर उनको घर तो मिल गया अपना, किराएदार निकल गया, लेकिन टोटल 15 साल निकल गए। मिस्टर शंकर फेल्ट द जस्टिस अनजस्टिफाइड एज इट वॉज एबनॉर्मली डिलेड। मिस्टर शंकर को अब ये महसूस होता है कि उन्हें न्याय तो मिला लेकिन ये भी एक तरह से अन्याय ही है, क्योंकि जो डिले था, जो देरी की गई न्याय में, वो बेवजह और बेमतलब ही की गई, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। इसीलिए न्याय समय पर मिलना भी जरूरी होता है, यहां से हमें पता चलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द ग्लोसरी वर्ड्स गिवन ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65। यानी कि पेज नंबर 65 पे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके आपने सेंटेंस बनाने हैं उन वर्ड्स को यूज करके। जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है एक्विट। एक्विट मतलब रिहा कर देना, बरी कर देना। नेहा वॉज एक्विटेड ऑफ थेफ्ट चार्जेस अगेंस्ट हर। यानी कि नेहा पर जो चोरी के चार्ज लगे थे उससे वो आजाद हो गई, बरी हो गई। फिर नेक्स्ट है टू अपील, अपील करना, याचिका डालना। रमेश अपील्ड अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स डिसीजन इन हाई कोर्ट। यानी कि लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, रमेश ने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी है। ठीक है। थर्ड, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? जब किसी के साथ कोई गलत करता है तो अदालत उसे सजा के तौर पे कह सकती है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ गलत किया है तो तुम इतने हजार या इतने लाख रुपए इसको कंपेंसेशन के रूप में दोगे, इसे कहते हैं कंपेंसेशन। शोभा वॉज गिवन कंपेंसेशन अगेंस्ट द नेबर्स हैरेसमेंट। यानी कि शोभा के नेबर ने उसके साथ कुछ गलत किया है, जो भी उसको परेशान किया, तो उसकी वजह से शोभा को कंपेंसेशन मिला, यानी उसके हर्जाने के रूप में उसको पैसा दिया गया। उसके बाद है एविक्शन। एविक्शन यानी कि आपसे किसी चीज को छीन लेना या आपको आपके घर से निकाल देना। अशोक्स हाउस वॉज एविक्टेड एंड वॉज गिवन टू द ओनर बाय द कोर्ट। यानी अशोक को उसके घर से निकाल दिया गया। इस सेंटेंस में कुछ इस तरीके की सेंस है कि जो ओनर था
उसने रेंट पर दिया होगा अशोक को। अशोक वो घर खाली नहीं कर रहा होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा अशोक के हाउस को एविक्ट किया जाए, खाली कराया जाए। तो अशोक के हाउस को एविक्ट कराया गया, खाली कराया गया, और जो ओनर था, घर का मालिक था, उसे वो घर दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है वॉयलेशन। वॉयलेशन मतलब किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी के साथ बुरा करना। मोहन सिंह वॉज पनिश्ड, मोहन सिंह को सजा दी गई बिकॉज ही फोर्स्ड अ मैन टू कीप इन हिज हाउस, क्योंकि उसने जबरदस्ती एक व्यक्ति को अपने घर में बंधक बना के रखा। एंड दस देयर वॉज वायलेशन ऑफ वंस फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन हुआ, उसका वायलेशन हुआ। इसकी वजह से मोहन सिंह को पनिशमेंट दी गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।